डॉक्टर विभा अभी अपने क्लिनिक से आकर बैठी ही थी कि विजय जी का फोन आ गया। वह बुरी तरह घबराए हुए थे। उन्होंने रुआसी आवाज में कहा, डॉक्टर आप तुरंत आ जाइए, नीना को पता नहीं क्या हो गया है, सांस ही नहीं ले पा रही है। वह समझ गई कि जिस घड़ी से मैं डर रही थी वह आ ही गई। नीना का सांस न लेना इस बात का घोतक है कि उसका फेफड़ा तक रोग की चपेट में आ चुका है। उसने तुरंत अपने क्लिनिक के डॉक्टर को आवश्यक निर्देश दिए और गाड़ी लेकर नीना के घर की ओर चल पड़ी। जब वह पहुंची तो नीना विजय जी की बाहों में अधलेटी सी सांस लेने का कठिन प्रयास कर रही थी। उसकी विवश आंखों में उसे देखकर याचना भर उभर आई, मानो कह रही हो कि डॉक्टर मुझे बचा लो, मैं जीना चाहती हूँ। विजय जी भी उसे देखकर बेहाल हो उठे। वह उन्हें क्या बताती कि स्थिति उसके वश से बाहर हो चुकी है। परिणाम जानते हुए भी प्रयास तो करना ही था। मन में कहीं एक झूठी सी आस थी कि क्या पता कोई चमत्कार ही हो जाए। कैसी विडंबना थी कि अभी सप्ताह भर पूर्व ही जिस नीना की उत्साह से पूर्ण वाणी इस घर के विवाह की सहनाई से एकमय होकर गूंज रही थी, वह आज निष्प्राण सी पड़ी जीवन से जूझ रही थी। विभा अपने विचारों को झटक कर कर्तव्य पूर्ति में व्यस्त हो गई। नीना और विजय जी को लेकर गाड़ी तीव्र गति से अस्पताल की ओर दौड़ने लगी और डॉक्टर विभा का मन उससे भी तीव्र गति से अतीत की ओर दौड़ पड़ा। विभा उस दिन भी नित्य की भांति रोगी देखने में व्यस्त थी। उसने एक रोगी को देखने के बाद अगले रोगी को देखने के लिए घंटी बजाई तो लगभग 45-50 के वर्ष की एक आकर्षक और सौम्य महिला ने प्रवेश किया। कहते हैं कुछ संबंध पहले से ही निर्णायित होते हैं। शायद उससे होने वाली आत्मीयता का आभास उसकी छठी इंद्रिय को हो गया था, तभी वह उसे प्रथम ही नितांत आत्मीया सी लगी। उस महिला को उसके मित्र डॉक्टर मेहरा ने व्यक्तिगत रूप से भेजा था। जब डॉक्टर विभा ने डॉक्टर का पत्र और साथ में उनकी रिपोर्ट पढ़ी तो ज्ञात हुआ कि स्तन कैंसर से ग्रसित है। वह एक कैंसर है, अतः इस दुस्साध्य रोग की घोषणा करके रोगी को हतप्रभ करना उसकी विवशता है। मगर यह दुष्कर कार्य उसे सदा ही अवांछित रहा और पर रोगी को वास्तविकता से अवगत कराना उसका कर्तव्य है। कुछ रोगी तो सही समय आ जाते हैं तो रोग मुक्त होकर वह संतोष का अनुभव करती है, पर कुछ लोगों का रोग इतनी देर में ज्ञात होता है कि उनके जीवन की डोर हम डॉक्टरों की पहुंच से बाहर हो जाती है। ऐसे रोगी को उसकी वास्तविकता बताते हुए मुझे ऐसा अनुभव होता है जैसे वह किसी निर्दोष को फांसी का दंड सुना रही हो। ऐसे में उसका भावुक हृदय उसे सदा ही प्रेरित करता है कि वह रोगी को कुछ भी ना बताए। कम से कम वह जीवन के शेष दिन तो सामान्य रूप से व्यतीत करेगा। उसे हर पल मौत रूपी भयानक राक्षस द्वारा पल पल पास आने का डर न सताए, पर मस्तिष्क सदा उसके मन की इच्छा को पूरी होने से रोक देता है और डॉक्टर का कर्तव्य स्मरण करा देता है। साथ ही तर्क देता है कि यदि रोगी को अपना सीमित जीवन काल ज्ञात होगा तो वह अपनी आश्रितों के लिए कुछ व्यवस्था कर देगा और अपनी जो आकांक्षाएं पूर्ण कर सकता है कर लेगा। नीना को भी इसी सत्य से अवगत कराने के उद्देश्य से डॉक्टर विभा ने उससे पूछा, क्या आप अकेले आई हैं? तो नीना ने कहा, जी डॉक्टर, पर आपको जो भी बताना हो मुझे ही बता सकती हैं। वह कुछ क्षण असमंजस में रही कि उसे बताए या नहीं। फिर भूमिका बनाते हुए उसने कहा, देखिए नीना जी, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब तो हर रोग की चिकित्सा संभव हो गई है। बस आपको तुरंत ऑपरेशन करवाना होगा। फिर थोड़ा रुक कर बोली, क्योंकि आपको स्तन कैंसर है, पर आप ठीक हो जाएंगी। प्राय यह बात रोगी को कुछ क्षणों के लिए निष्पन्द कर देती है, अतः उस टॉपिक से ध्यान भटकाने हेतु वह बिजी होने का नाटक करते हुए व्यर्थ ही फोन पर अपनी किसी पहचान वाले को कुछ निर्देश देने लगी। पर उसकी आशा के विपरीत नीना तो ऐसे बैठी रही मानो उसके पास बैठे किसी
अन्य रोगी से उसने बात की हो। फिर सामान्य रूप से वह बोली, डॉक्टर, मैंने रिपोर्ट पढ़ ली थी। माना वह आपकी चिकित्सीय भाषा में थी, पर मुझे आभास हो गया था। फिर जब डॉक्टर मेहरा ने आपके पास भेजा तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मुझे कैंसर है। वह धीमी किंतु स्थिर आवाज में बोली, डॉक्टर, मैं इसीलिए आपके पास अकेले आई हूँ कि कृपया मेरे घर में किसी सदस्य को मत बताइएगा, क्योंकि मैं अभी ऑपरेशन करवाना नहीं चाहती। हाँ, यदि दवाइयों से काम चल सके तो चला लीजिए। उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि वेशभूषा से तो वह अच्छे संपन्न घर की और शिक्षित लग रही थी। अतः उसने सोचा कि शायद वह ऑपरेशन से डर रही हैं। अतः उसने नीना को आश्वस्त करते हुए कहा कि अरे, आपको तो पता भी नहीं चलेगा, कोई कट नहीं होगा। पर वह दृढ़ स्वर में बोली, नहीं डॉक्टर, अभी मैं 1 वर्ष तक ऑपरेशन नहीं करवा सकती हूँ, और प्लीज़ मेरे घर वालों को मत बताइएगा। डॉक्टर विभा ने उन्हें समझाना चाहा, आप स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रही हैं, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। अरे, संयोग से समय से रोग का पता चल गया है तो ससमय ऑपरेशन करवा लीजिए, वरना कितनों को तो पता ही देर से चलता है, और तब उन्हें पल पल मौत की प्रतीक्षा के अतिरिक्त कोई विकल्प ही नहीं होता। उसके इतना समझाने पर भी वह महिला अविचल रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्यों स्वयं मौत के मुंह में जाने को आतुर है। उस समय तो बाहर रोगियों की भीड़ थी, अतः उसने उसे बाद में आने को कहा। वह जाते जाते भी इस रहस्य को स्वयं तक सीमित रखने का आश्वासन लेकर ही गई। पता नहीं उस महिला में क्या आकर्षण था कि वह मन मस्तिष्क पर देर तक छाई रही, और वह उससे पुनः मिलने की आतुरता से प्रतीक्षा करने लगी। दूसरे दिन नियत समय पर नीना आ गई थी। यह समय उसके विश्राम का होता है, अतः वह अपने कमरे में अकेली ही थी। उससे इधर उधर की औपचारिक बातों के बाद डॉक्टर विभा ने पूछा, नीना, मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ और रोगी को डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। तुम ऑपरेशन क्यों नहीं कराना चाहती? पहले तो वह हिचकिचाई, पर उसके बहुत आग्रह पर उसने बताया, डॉक्टर, मेरी बेटी नैना को सुयोग से बहुत अच्छा लड़का मिल गया है, और आप तो जानती ही हैं कि हमारे समाज में बेटी के विवाह में लगभग 8 से 10 लाख का खर्च साधारण सी बात है, और मेरे पति और बच्चे मिलकर प्राथमिकता मेरे ऑपरेशन को ही देंगे, जिसमें हमारे जीवन भर की जमा पूंजी का अधिकांश भाग व्यय हो जाएगा। फिर भावुक होते हुए बोली, डॉक्टर, आप ही बताइए, बच्चों के सपनों की चिता पर मैं अपना जीवन कैसे जी पाऊंगी? यह सुनकर वह निरुत्तर हो गई, पर उसका डॉक्टर मन इतना बड़ा सत्य छिपाने को स्वीकार न कर पा रहा था। उसका कर्तव्य तो लोगों को जीवन दान देना था, और नीना उससे उसे मौत के मुंह में ढकेलने की योजना में भागीदार बनने को कह रही थी। विभा ने उसे समझाया, तुम्हारे तर्क अपनी जगह, पर तुम्हारा जीवन तुम्हारे परिवार के लिए क्या अर्थ रखता है, इसकी तुम्हें तनिक भी अनुभूति नहीं है। परंतु नीना की भीष्म प्रतिज्ञा के समक्ष उसे हारना पड़ा। घंटों के तर्क वितर्क के पश्चात भी नीना के व्यक्तित्व के प्रभाव से या संभवत उसके मातृत्व के आगे वह झुक गई, और उसने उससे यह आश्वासन दे ही दिया कि मैं तुम्हारे परिवार को सत्य नहीं बताऊंगी, पर तुम्हें नियम से दवा लेनी होगी तथा दोनों दायित्व पूर्ण होते ही ऑपरेशन करवाना होगा। उसके इस आश्वासन पर वह इतनी प्रसन्न हो गई मानो जीवन दान मिल गया हो। किसी को मौत की राह चुनने और उस पर जाने का अवसर मिलने पर प्रसन्न होते वह पहली बार देख रही थी। नीना ने प्यार से उसका हाथ थामते हुए कहा, डॉक्टर, मैं आजीवन आपकी ऋणी रहूंगी। वह तो आश्वासन लेकर चिंता मुक्त होकर चली गई, पर तब से आज तक वह अपराध बोध से ग्रस्त है, और चाहकर भी उससे किया वादा तोड़ नहीं पाई। काल चक्र घूमता रहा। 2 माह बाद नीना का बेटा तन्मय अपनी पढ़ाई हेतु बाहर देश जाने वाला था। उसके जाने के पूर्व नीना ने अपने विशेष परिचितों को एक पार्टी दी। तब तक वह और नीना अच्छे दोस्त बन चुके थे।
दिन में कम से कम एक बार अवश्य एक दूसरे से संपर्क कर ही लेते थे, भले ही दूरभाष पर ही सही। पार्टी में नीना का उत्साह देखते बनता था। वह बेटे के उज्जवल भविष्य की कल्पना मात्र से ही प्रफुल्लित थी। उस समारोह में प्रसन्नता का वातावरण था। बस एक विवाही आवरण ओढ़कर प्रसन्न होने का नाटक कर रही थी, क्योंकि इस प्रसन्नता का जो मूल्य दिया गया था वह मात्र वही जानती थी। 2 दिनों बाद तन्मय को जाना था। इन 2 दिनों में नीना ने क्षण भर भी बेटे को अलग न होने दिया, मानो वह इन 2 दिनों में ही बेटे के साथ जीवन भर का सानिध्य पा लेना चाहती हो। तन्मय कहता भी, माँ, मैं 2 वर्षों के लिए ही तो जा रहा हूँ। उसे तो आभास भी नहीं था कि वह अवश्य 2 वर्षों के लिए ही जा रहा है, पर माँ उससे इतनी दूर जाने वाली है कि वह चाह कर भी उस दूरी को पार नहीं कर पाएगा। बेटे के जाते ही नीना बेटी की विवाह की तैयारी में लग गई। उसने उससे पुनः अनुरोध किया कि बेटे का भविष्य तो बन ही गया है, नैना की कौन सी आयु निकली जा रही है। आजकल तो वैसे भी बड़ी आयु तक विवाह होते हैं। 2 वर्षों बाद तन्मय आकर स्वयं नैना का विवाह करेगा। मेरी मानो, अब तुम ऑपरेशन करवा लो। पर उसने उसके मुंह पर हाथ रख दिया कि कहीं कोई मेरी बात सुन ना ले, और बोली, नहीं डॉक्टर, प्लीज़ मेरी तपस्या बीच में ना तोड़ो। मोहित जैसा वर बार बार नहीं मिलता। फिर अब तक तो दोनों के मध्य कोमल तंतु भी जन्म ले चुके हैं। उसे मैं कैसे नष्ट कर सकती हूँ? मुझे पता है कि मोहित के घर वाले इतनी लंबी प्रतीक्षा नहीं करेंगे। वैसे भी लड़की का विवाह तय होने के बाद अधिक दिनों तक रोकना उचित नहीं। क्या पता कौन सी बाधा आ जाए। वह खींच उठी। उसे समझाना व्यर्थ था। स्वयं तो महानता के शिखर पर पहुंचना चाहती थी, और वह व्यर्थ ही उसकी बात मानकर अपराध बोध से ग्रस्त रहती। कभी कभी तो उस क्षण को कोसती जब उसकी बात मानकर उसकी इस योजना में भागीदार बनी थी। नीना दिन पर दिन दुर्बल होती जा रही थी। 1-2 बार विजय जी ने कहा भी, डॉक्टर, आज कल आपकी मित्र थोड़ा सा कार्य करके ही हांफने लगती है। इस बार आपके पास आए तो इसका परीक्षण कीजिएगा। वह चुप रह जाती और उसे एकांत में डांटती, श्रम कम करे। पर उसे तो बेटी की विवाह में मानो अपने जीवन की संपूर्ण आकांक्षाओं को पूरा करना था। सारा शहर छान कर एक से एक आभूषण और वस्त्र चुन कर लाई थी वह। जब वह समय निकाल कर उसके पास जाती तो कभी वह कलश पर चित्र उकेर रही, तो कभी चुनरी में गोटा टाक रही होती, और कभी अतिथियों की सूची बना रही होती। उसका उत्साह समाये न सम रहा था। वह जाती तो नित्य प्रति की तैयारी दिखाती, पर जैसे ही वह उसके स्वास्थ्य के विषय पर आती, वह बड़ी चतुरता से विषय बदल देती और उसके निर्देश एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। नैना का विवाह देखते बनता था। कहीं कोई कमी न थी। हर कोने पर नीना की सरुचि के हस्ताक्षर स्पष्ट थे। विवाह में हर क्षण पूर्ण रूप से जीने की लालसा में नीना उसकी मना करती दृष्टि की अवहेलना करती नृत्य को भी उठ खड़ी हुई। वह बात दूसरी है कि 2 पंक्ति गाने पर नृत्य के बाद ही सांस फूलने लगी। तब विभा ने उसे तुरंत बैठाकर पानी पिलाया और दवा दी। सब लोगों ने इसे साधारण सी थकान समझा, अतः 2 क्षण को थमा संगीत फिर बज उठा और पुनः वातावरण सामान्य हो गया। विवाह समारोह निर्बाध रूप से संपन्न हो गया। वर का कामदेव सा रूप देखते बनता था। नैना और मोहित की जोड़ी साक्षात राम सीता की कल्पना को साकार कर रही थी। नीना की आंखों में झलकती तृप्ति और प्रसन्नता ने कुछ देर के लिए उसके अपराध बोध को कम कर दिया था। उसने सोचा, कौन सी माँ इस सुख से वंचित रहना चाहेगी। उसने भी नीना को इस सुख को पाने में सहयोग ही तो दिया है। नैना की विदा की बेला में प्रयासों से रोका नीना का रुदन फूट पड़ा था। उसे देखकर सभी के नेत्र भीग गए थे। अतीत की गलियों में भटकता मेरा मन भी तब चौंका जब गाड़ी अस्पताल के सामने आ पहुंची। अपने विचारों को झटक कर मैं तुरंत कर्तव्य पूर्ति में शामिल हो गई।
मेरी निर्देशानुसार ऑपरेशन की संपूर्ण व्यवस्था हो चुकी थी। नीना को तुरंत ऑपरेशन कक्ष में ले जाया गया। आज पहली बार ऑपरेशन करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे और वह प्रार्थना कर रही थी कि हे ईश्वर, इस माँ के तप का कुछ तो प्रतिफल दो, अन्यथा लोगों की ईश्वर में आस्था समाप्त हो जाएगी। पर शायद ईश्वर को अपनी आस्था के खोने का भय न था, अतः उन्होंने मेरी प्रार्थना अस्वीकृत कर दी। सब कुछ समाप्त हो गया। सब ने इसे होनी मानकर स्वीकार कर लिया। ईश्वर का उद्देश्य पूर्ण हो गया। आज नैना और तन्मय अपने परिवार में संतुष्ट और सुखी है। विजय जी परिस्थितियों से समझौता करके बेटे के पास रहने चले गए, परंतु अपराध बोध का दंश मेरे अंतर मन को निरंतर टीसता रहा। दोस्तों, ये दुख भरी कहानी यही समाप्त हो गई। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।